नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात महिलाओं की। एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया है जिसके तहत 13 लाख महिलाएं और लड़कियां पिछले 3 सालों में लापता हो गई हमारे देश में। ये आंकड़े एनसीआरबी के हैं, साल 2019 से 2021 तक के। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से करीब 2 लाख युवतियां गायब हुई। ये आंकड़े गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यसभा में सबके समक्ष रखे भी गए हैं। कहा गया है कि महिला सुरक्षा के लिए कई सख्त कानून बनाए गए, लेकिन बावजूद इसके ये आंकड़े सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इनमें से कई बड़ी तादाद में लड़कियां घर वापस भी पहुंची हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा गायब रहा है। तो अगर आपको आंकड़ों के जरिए क्या कहता है ये डेटा जो एनसीआरबी का है और सरकार ने भी राज्यसभा में रखा है, उसके मुताबिक 3 सालों में लाखों लापता हुई हैं। 10,61,000 से ज़्यादा 18 साल से उम्र की ज़्यादा की हैं युवतियां और 2,51,000 से ज़्यादा 18 साल से कम की हैं। सबसे ज़्यादा घटनाएं या मामले बता दें आपको मध्य प्रदेश से हैं। मध्य प्रदेश में 1,60,000 से ज़्यादा महिलाएं गायब हुई और 38,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई। मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल आता है। यहाँ पर भी 1.5 लाख महिलाएं गायब हुई और 36,000 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई। महाराष्ट्र में 1,78,000 महिलाएं गायब हुई और 13,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई। फिर उड़ीसा का मामला सामने आता है। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, वहां पर 61,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई और 22,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई। जम्मू कश्मीर में भी अगर आप देखें, जम्मू कश्मीर में भी 8,000 से ज्यादा महिलाएं गायब हुई और करीब 1,000 से ज्यादा लड़कियां गायब हुई हैं। और संसद में ये जानकारी सामने रखी गई। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ललिता कुमार मंगलम, पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, हमारे साथ मौजूद हैं। ललिता जी, आप खुद ये आंकड़े देखकर हैरान और परेशान होंगी। बड़ी तादाद में लड़कियां वापस भी आई हैं। इन आंकड़ों में एक बहुत बड़ी तादाद है जो वापस आई हैं, लेकिन जो वापस नहीं आ पाई, जो अंडर एज हैं, इनमें रेड लाइट एरिया में या गुमनामी में रह रही होंगी, चिंता की बात है। चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि हम इसके पीछे ये जो घटनाएं नहीं, ये जो हो रहा है, ये जो कांड हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है हम क्या ठीक से जानते हैं? ज्यादातर लोग हम बोल देंगे पितृसत्ता है। ये तो जानी पहचानी बात है कि पेट्रियार्की अभी तक हमारे देश में ऐसे छाई हुई है कि एक मतलब काला चादर जैसे। आई एम नॉट ट्राइंग टू, मतलब मैं पोएटिक होने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट सच तो ये है कि सर हम जानते नहीं हैं कि लड़कियां कैसे गायब हुई, क्यों गायब हुई, वापस क्यों नहीं आ पाई। अब जितनी आ पाई वो तो एक मतलब लेस देन 20% है, जो बहुत कम है। लड़कियां क्यों आज तक गायब हो रही है? हम आज 2023 में हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं और शर्म, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि आज भी हमारे देश में लड़कियां और महिलाएं बहुत रेगुलरली गायब हो रही जी। तो मतलब हम सबको बैठ के इसकी सिर्फ चिंता नहीं, इसके बहुत डीपली हमें एक्शन लेनी पड़ेगी। चाहे वो पुलिस के नंबर्स को ज्यादा बढ़ाए, चाहे वो, मैं मानती हूं कि काफी सारे प्रोग्राम्स बहुत सालों से, बहुत वर्षों से महिलाओं के बड़ों की एम्पावरमेंट के लिए इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, बट ऑब्वियसली वो काफी नहीं है। तो और क्या क्या करना चाहिए हमें बैठ के ये मतलब ये तय करने के लिए या डिस्कस करने से पहले हमें ये रिसर्च करनी चाहिए कि क्यों गायब हो रही है। पिन पॉइंट करना पड़ेगा, बिल्कुल, हर स्टेट में, हर क्षेत्र में। बिल्कुल। अब जैसे जो लड़कियां गायब हैं, ये आंकड़ा सामने रखने बहुत जरूरी थे क्योंकि उनके साथ क्या हो रहा होगा पता ही नहीं है। श्रद्धा का भी मामला जैसे बाद में सामने आया, कानून भी बना दिया गया। गृह मंत्रालय की तरफ से संसद में कहा गया राज्यसभा में कि भाई सख्त कानून है, हम सब कुछ करें। 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ रेप होता है तो वो उसके लिए कानून है कि उसमें फांसी की सजा हो, लेकिन इसका मतलब वो काफी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। काफी काम हो रहा है, काफी काम हुआ भी है, बट ये इट्स नॉट इनफ। मतलब काफी कैन बी यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज। वी हैव काफी किया है, बट काफी और करना भी बाकी है। ये हम सबको मानना पड़ेगा। और मैं ये बिना पॉलिटिक्स का कहना चाहती हूँ क्योंकि आप अगर स्टेट्स भी लेके देखें तो कुछ में भाजपा है, कुछ ममता है, कुछ दिल्ली केजरीवाल है, तो ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है।
बात यह है कि आज तक हमारे समाज में महिलाओं की और लड़कियों की अहमियत जो है वो लोगों तक पहुंची नहीं है। ये जो माइंडसेट हमारे हैं उसको बदलना ही पड़ेगा। अब उसको कैसे बदले, और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, ये मतलब हर स्टेट में अलग अलग और पॉलिटिक्स के ये में नहीं, आधार पे नहीं किया जा सकता है। हम सबको एकजुट होके अग्री करके एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये एक्चुअली 1-2 साल में तो नहीं होगा, कम से कम एक डिकेड में, मतलब 10 साल में या 20 साल में कम से कम मेरे जैसे लोगों के जो लड़कियां जो काम कर रही है, ऑफिस जा रही है, स्कूल जा रही है वगैरह वगैरह, आपके भी बच्चे शायद, तो उनको ये इस डर से बाहर जाने से ऐसे डर नहीं रहना चाहिए कि मैं क्या गायब हो जाऊंगी। एक इसमें यह भी मुद्दा है कि जो मिसिंग की कंप्लेंट है उसको सीरियसली नहीं किया जाता। मैं बात कर रही थी आज, श्रद्धा का मामला भी आज आपको बता दूं कोर्ट में चल रहा है, तो वकील से बात कर रही थी, वो कह रहे थे 23 सितंबर को कंप्लेंट होती है पहली, और नवंबर में जाकर मर्डर का पता लगता है। तो जो मिसिंग को हमारे यहाँ इतना महत्वपूर्ण या इतना संवेदनशील नहीं माना जाता जब तक मर्डर ना हो जाए। जी, जब तक मर्डर या रेप या कोई ग्रेवियस क्राइम जो कहते हैं नहीं होता है, हम लोग उसको बहुत हल्का लेते हैं। अब आप डोमेस्टिक वायलेंस की ही क्यों नहीं बात हम मतलब कर सकते हैं। आप कहीं भी जाइए देश में, महिलाएं कहेंगी कि हम जाएंगे अगर पुलिस स्टेशन में, लोकल पुलिस स्टेशन में, तो क्या कहते हैं, अरे घरेलू मामला है, सुलझा लो ना घर में। बिल्कुल ललिता जी, मुझे कहा जा रहा है समय कम है मेरे पास। मणिपुर की भी बात थी, आप क्या कहेंगी? 4 मई को मामला सामने आता है, 18 मई को फिर, और जून में वीडियो आता है, और महिला एक तरह से टारगेट होती है। इवन मणिपुर का, हाँ बिल्कुल, इस वायलेंस में जो मतलब विमेन हैव बिकम लाइक एन इंस्ट्रूमेंट, कि हम उसको इसका इस्तेमाल करें, हम अपनी सुप्रीमेसी या हमारा बड़प्पन या हमारी शक्ति दिखाने के लिए। ये तो माइंडसेट है ना कि हम क्यों महिला को ही टारगेट करें, चाहे वो मणिपुर हो, तमिलनाडु हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कश्मीर हो, दिल्ली हो। बॉम्बे में भी हमने देखा है कि लड़कियों को छेड़ा जाता है ओपनली। ये बहुत शर्मनाक बात है। एज अ रूल इंडिया शुड फील अशेम्ड कि आज तक हम अपनी महिलाओं को और अपनी लड़कियों को सुरक्षित नहीं रख पाए पब्लिक स्पेसेस में। बिल्कुल, और सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ये एक ऐसा मामला है, ये आंकड़े ऐसे हैं, हमारी किस तरह से लड़कियां और महिलाएं गायब हो रही हैं, इस ओर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और शर्मनाक है कि ऐसे आंकड़े हैं हमारे सामने। बहरहाल, मणिपुर में हैवानियत की शिकार दोनों पीड़ित महिलाओं की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। 2 महिलाओं ने 4 मई को हुई यौन उत्पीड़न की घटना से जुड़ी एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट वो पहुंची हुई हैं। मणिपुर सरकार और केंद्र के खिलाफ दी गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की मांग की गई है। आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी तल्ख टिप्पणी की है। सरकार बताए कि उसने अब तक क्या किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से 6000 एफआईआर का ब्रेकअप मांगा है। हमारा विचार है संवैधानिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बहाल करें। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव। मणिपुर में चल रही हिंसा के दौरान महिलाओं के साथ गैंगरेप करने में, यौन उत्पीड़न करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और केंद्र और मणिपुर सरकार से बड़े सवाल भी पूछे हैं। साथ ही कहा है कि मंगलवार 2 बजे तक वो बताए कि 6000 जो एफआईआर दर्ज की गई उनमें से कितने एफआईआर जो महिलाओं के प्रति अपराधों को लेकर हैं, कितनी 0 एफआईआर हैं, कितने एफआईआर जो हैं वो थानों में ट्रांसफर किए गए हैं, इसके अलावा कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं इन मामलों में, और जो पीड़ित हैं उनके पुनर्वास, उनकी राहत के लिए क्या किया गया है, और साथ साथ 164 के जो बयान मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, कितने पीड़ितों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और यह भी कहा है कि जब ये घटना 4 मई को हुई थी तो 0 एफआईआर 18 मई को क्यों दर्ज की गई, और फिर गिरफ्तारियां जुलाई में वीडियो वायरल होने के बाद क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की इस बेंच ने सख्त टिप्पणियां की है और कहा है कि ये जो मामला है इसमें मणिपुर में हीलिंग टच की जरूरत है और ये मामला अलग थलग नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक ढंग से हुआ अपराध है, निर्भया जैसा अपराध नहीं है। ये भी कहा गया कि वहाँ पर लोगों में संवैधानिक प्रक्रिया के प्रति आस्था, विश्वास पैदा करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया है कि वो महिला जजों की कोई कमेटी भी बना सकती है जो आगे मामले की जांच करे, आगे देखे कि किस तरीके से वहां पर मैकेनिज्म बन सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मणिपुर पर किस नियम के तहत चर्चा हो, इसे लेकर संसद में आज भी गतिरोध बरकरार रहा। राज्यसभा में नेता सदन ने कहा है कि सरकार नियम 176 के तहत चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस पर ऐतराज जताया। जबरदस्त हंगामे की वजह से दोनों सदन अब 2 बजे तक के लिए पहले स्थगित हुए, अब कल तक के लिए स्थगित हो गए हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री के बयान की मांग की जा रही है तो दूसरी तरफ चर्चा के लिए सरकार तैयार दिख रही है। और इस बीच मणिपुर में पिछले काफी समय से जारी हिंसा और तनाव के माहौल के चलते बहुत से लोग मणिपुर छोड़कर दिल्ली भी आ रहे हैं और बच्चों को स्कूल में दाखिले दिलवा रहे हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए दिल्ली सरकार ने निर्देश दिए। देखिए खास रिपोर्ट। दक्षिणी दिल्ली के मुनीरका गांव में दिल्ली सरकार का स्कूल मणिपुर की हिंसा और तनाव का असर महसूस कर रहा है। अकेले इस स्कूल में अब तक 21 ऐसे बच्चे दाखिला ले चुके हैं जिनको मणिपुर के मौजूदा हालात की वजह से अपना घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली के स्कूल न्यूनतम दस्तावेज के आधार पर ही इन्हें दाखिला दे रहे हैं। जेनी अपने बेटे के साथ मणिपुर के चुराचांदपुर के लमका गांव में रहती थी, लेकिन वहां रहने लायक हालात नहीं रहे, इसलिए बेटे को लेकर दिल्ली आ गई। बताती हैं कि कोई दस्तावेज अपने साथ नहीं ला पाई, लेकिन स्कूल ने केवल आधार कार्ड पर बेटे को दाखिला दे दिया। डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो हम लेके भी नहीं आए। हमारा पास नहीं है। तो हमारा कुछ लोग की मदद की वजह से स्कूल पे यहाँ पे एडमिशन हुआ। अच्छा, मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं थे फिर भी स्कूल ने एडमिशन कर लिया, आप ही कह रही हैं? हाँ, आधार कार्ड तो है, वही लेके आए, वही से हुआ। अच्छा, बस आधार कार्ड के आधार पर बच्चे का एडमिशन हो गया? हाँ जी। बट हिंदी जेनी का बेटा 6ठी में पढ़ता है, फिलहाल यहाँ आकर खुश है। ये सर्वोदय स्कूल भी बहुत अच्छा है। अच्छा, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है। हाँ। यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं। तो अपने फ्रेंड्स आपके वहाँ ज़्यादा थे या यहाँ ज़्यादा हो गए? यहाँ ज़्यादा फ्रेंड्स बन गए आपके? अच्छा, वहाँ उतने फ्रेंड्स नहीं थे? हाँ। अच्छा, वहाँ 5-6, यहाँ पे 20-30। अच्छा, इतने फ्रेंड्स बना लिया आपने? अरे वाह। डिम सेंग मोई पिछले 8-10 साल से दिल्ली में ही रह रही हैं। चुराचांदपुर में रहने वाले इनके भाई ने वहां हालात खराब होने पर अपने बेटे थेंग स्वांगडिंग को दिल्ली पढ़ने भेजा है। आपको पता ही है क्राइसिस चल रहे हैं, वहाँ पे स्कूल सब बंद हो रहे हैं। तो स्कूल को मतलब इसका स्कूल कंटिन्यू रहे, इसीलिए पेरेंट्स को छोड़ के ब्रदर ने इधर मेरे पास इनको भेज दिया है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ एडमिशन किस तरह से हुआ? क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे थे आपके नेफ्यू के पास में? नहीं, क्योंकि स्कूल तो ये सब बंद हो गया था, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बस जिनके पास आधार कार्ड है तो स्कूल वाले ने अच्छा हमारे लिए बहुत अच्छा कर लिया। मतलब उन्होंने बिना कुछ ये पेपर्स वगैरह इन्होंने बस एडमिट करा दिया है हमारे आधार कार्ड देख के। दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को आदेश दिया है कि हिंसा पीड़ित मणिपुर से आ रहे छात्रों को दाखिला देते वक्त कागजातों को लेकर बेहद नरमी बरतें और छात्रों की मदद करें। क्योंकि मणिपुर के जो स्टूडेंट्स हैं काफ़ी जल्दीबाजी में अपने घरों से निकल कर आ गए हैं, तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनके पास उनके प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जैसे किसी के पास ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स नहीं हैं या मार्कशीट्स नहीं हैं, तो वी हैव डायरेक्शंस कि हम इनके बिना भी आधार कार्ड के बेस पर इनके एडमिशन्स को प्रोसेस करें और जितनी जल्दी हो सके इनको स्कूल लेकर आएँ। दिल्ली में मणिपुर के ऐसे 138 छात्रों को अभी तक दाखिला दिया जा चुका है, जबकि 290 छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया चल रही है। लिखित में कुछ भी आदेश हो, लेकिन दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी स्कूलों से कहा है कि मणिपुर के बच्चों को दाखिला देते समय मानवीय दृष्टिकोण को तवज्जो दें, दस्तावेज को नहीं। क्योंकि अगर प्राथमिकता मानवता हो जाएगी तो मदद तो खुद ब खुद हो ही जाएगी और हो भी रही है। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।
बात अब हरियाणा की नूंह में इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा है। यहां पर धारा 144 लगाई गई है। 1000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती हुई है और स्पीकर के जरिए लोगों से घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। हमारे सहयोगी मुकेश से और जानकारी लेते हैं। मुकेश, क्या स्थिति है, क्या हुआ है वहां पर? देखिए, कुछ हिंदू संगठनों ने, जिसमें विश्व हिंदू परिषद है और बजरंग दल है, इन्होंने आज एक जलाभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया था। ये यात्रा नूंह से होते हुए पुन्हाना तक जानी थी। सुबह ये यात्रा निकल चुकी थी और यात्रा में करीब 2500 लोग शामिल थे, लेकिन करीब 12 बजे के बाद आरोप ये है कि इस यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव कर दिया और उसके बाद फिर दोनों तरफ से हिंसा शुरू हुई है। और ये दोपहर से जो हिंसा शुरू हुई है वो अब तक हिंसा चल रही है। कई जगहों पर फायरिंग की खबरें भी आ रही हैं कि दोनों पक्षों की तरफ से फायरिंग की जा रही है। अब तक जो हिंसा हुई है उसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हिंसा को देखते हुए पूरे नूंह रीजन में जो इंटरनेट है उसको सस्पेंड कर दिया गया है और धारा 144 लगा दी गई है। इसके अलावा बड़े पैमाने पर जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं और अर्धसैनिक बलों के जवान हैं उनको तैनात किया गया है और करीब 1000 जवान नूंह जिले में तैनात किए गए हैं। लेकिन इस सब के बाद भी अभी हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और नूंह के अलग अलग इलाकों में हिंसा जारी है। खास तौर से एक मंदिर है वहां पर नुढ़ड़ का, उस मंदिर के अंदर 2500 लोग फंसे हुए हैं और मंदिर के चारों तरफ दूसरे समुदाय के लोग इकट्ठा हैं और ये जानकारी मिल रही है कि मंदिर के परिसर में फायरिंग जारी है। कुछ लोग फायरिंग में घायल भी हुए हैं, ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं। तो कुल मिलाकर अभी हिंसा का दौर जारी है और इस हिंसा में करीब 1 दर्जन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया है और 20 लोग इंजर्ड हुए हैं। तो कुल मिलाकर अभी हरियाणा पुलिस ये कोशिश कर रही है कि हिंसा को रोका जाए, लेकिन अब तक की जानकारी के मुताबिक नूंह में जो हिंसा दोपहर में शुरू हुई थी वो लगातार जारी है। धन्यवाद, आप नजर बनाए रखें हालात। बात उत्तर प्रदेश की ज्ञानव्यापी सर्वे केस में कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर अपनी राय दी है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस परिसर को अगर मस्जिद बुलाया जाए तो इसमें विवाद होगा। एक मस्जिद के अंदर त्रिशूल का क्या काम? योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि इस मामले में मुस्लिम समुदाय की तरफ से हल निकालने का प्रस्ताव आना चाहिए, जिससे ऐतिहासिक भूल को सुधारा जा सके। आपको बता दें कि इलाहाबाद कोर्ट ने गुरुवार तक ज्ञानव्यापी परिसर में एएसआई के सर्वे पर रोक लगा रखी है। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा, हमें ज्ञानव्यापी बोल देना चाहिए। वो ज्ञानव्यापी है और माननीय न्यायालय में गया है, माननीय न्यायालय स्वयं देख लें। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहां तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेज है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहां बने हुए हैं? आप इतिहास में तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, लेकिन उन ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ नहीं जो वहां की दीवारें चिल्ला चिल्ला के कहती हैं, और उन ऐतिहासिक साक्ष्यों को भी देखने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। देखिए, ये इसको कहते हैं मुख्यमंत्री इस बात को जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एएसआई सर्वे के बारे में मुस्लिम पक्ष ने उसकी मुखालिफत की है। वो आजकल में हाई कोर्ट जजमेंट देने वाली है और उसको देखते हुए उन्होंने इस तरह का एक बयान दिया, कंट्रोवर्शियल बयान दिया। ये जुडिशियल ओवररीच है। उनको पढ़ना चाहिए कि स्वामी विवेकानंदा ने उड़ीसा के एक बहुत बड़ी मंदिर के बारे में क्या कहा था। आप मुख्यमंत्री है, कानून को फॉलो करिए। आप कानून को फॉलो नहीं करना चाह रहे, वो मुसलमानों पर प्रेशर डालना चाह रहे, दबाव डालना चाह रहे हैं।
जिस जगह पर 400 साल से मस्जिद है, आप वहां पर दबाना चाहते हैं। एशियन गेम्स करीब है, ऐसे में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष पद पर रणधीर सिंह को बरकरार रखा है। वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास बरकरार है। इससे हमारे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी को कितना फायदा मिलेगा? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। और मुझे बड़ी खुशी हुई आपने मुझे इस पे मौका दिया बताने के बारे में, एशियन ओलंपिक काउंसिल के बारे में। इसके लिए एशिया के जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हमारे अपने हिंदुस्तान से एशियन गेम शुरुआत हुई 1951 में। तो ये बड़ी फख्र की बात है कि अब फिर एज एन इंडियन मेरी बारी आई एज टू बी द प्रेसिडेंट, एंड मैं थर्ड आदमी हूँ जो अपना इंडिया से हु विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन गेम्स। और इससे फायदा ये होता है कि अगर आपका एशिया में आपकी ओवरऑल ये रहे प्रेसिडेंटशिप रहे, तो जितना भी एशिया में खेल हैं, एशियन स्पोर्ट्स हैं, अब 40 स्पोर्ट्स हमारे एशियन गेम्स में हैं, उनको सबको वी कैन हेल्प, एंड वी कैन आल्सो हेल्प द नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो हिस्सा लेते हैं। सो इससे बहुत फायदा हो जाता है कंट्री को, जिस कंट्री से लोग आते हैं, जुड़ते हैं आके। अब एशियन गेम्स की तैयारी कैसी चल रही है? कहा यह जा रहा था कि जो फुटबॉल टीम है, कैप्टन का नाम तय नहीं है। आपका असेसमेंट क्या है ओवरऑल तैयारी पर? तैयारी के बारे में सारी टीमें सिलेक्ट हो गई हैं, उनकी लिस्टें भी चली गई हैं, और फेडरेशनों ने अपनी तरफ से जिन जिन खिलाड़ियों की, एक प्रॉब्लम हमें हो रही थी रेसलिंग की, और उनकी रेसलिंग को बिकॉज उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो दे वांटेड कि उसकी डेट एक्सटेंड कर दी जाए। तो एक हफ्ता हम लोगों ने उसको उस ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की तरफ से एक हफ्ता के लिए उनकी एंट्री हमने ज़्यादा टाइम देके उनको करवा दिया। और क्रिकेट की भी एंट्री हो गई, क्रिकेट का भी लेट आया था, क्रिकेट की भी एंट्री हो गई। तो सब खिलाड़ियों की, सब टीमों की हो गई। बचा फुटबॉल का जो आप पढ़ रहे हैं, मैंने भी पढ़ा है। मैं आई एम कॉन्फिडेंट उसमें कि कल्याण चौबे जो अपने फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, फॉर्मर इंडिया कैप्टन है और अब प्रेसिडेंट है फुटबॉल के, वो उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सॉल्व कर देंगे उनके लिए। We will try our best. जी, आपने रेसलिंग का जिक्र किया है, वहां इतना कुछ हो गया, क्या राय है आपकी? ये तो इंटरनल बैटर है रेसलिंग फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक कमेटी की, इसमें मैं कमेंट नहीं देना चाहता। कितना कारगर रहा है ये? पीटी उषा, बीरेन्द्र सिंह मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं, क्या असेसमेंट आपका? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में भी अगर आप नोटिस करें तो 14 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें बहुत सारे, ज्यादातर मेजॉरिटी स्पोर्ट्समैन हैं, और ये बड़ी अच्छी ट्रेंड है। पीटी उषा स्पोर्ट्स पर्सन है, वाइस प्रेसिडेंट उसमें हैं लोग जो स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, और कई सारे जैसे गगन नारंग है, और आपके कल्याण चौबे जो सीईओ हैं आजकल और जॉइंट सेक्रेटरी हैं, फॉर्मर इंडिया कैप्टन है, इंडियन स्पोर्ट्समैन है। ये बड़ी अच्छी ट्रेंड है, होना भी चाहिए, बिकॉज वो इस खिलाड़ी के खेल के बारे में ज़्यादा जानते हैं, खिलाड़ियों की रिक्वायरमेंट के बारे में ज़्यादा जानते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात है तो नो प्रॉब्लम, सब अपनी अपनी फेडरेशन चला रहे हैं, अच्छी बात। आप इतने बरसों से खेल प्रशासन में रहे हैं, हमारे खिलाड़ियों के हालात कितने बदले हैं? क्या और हो सकता है या होना चाहिए? ये तो बिल्कुल ही सी चेंज है। जब हमारे जमाने में हमें खुद अपनी टाइयां खरीदनी पड़ती थी, इंडिया की ब्लेजर के भी पैसे हम देते थे, ट्रैवल के भी देते थे, और जैसे मैं शूटरों, बंदूकों के, कारतूसों के सब देते थे। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सारा कुछ आपको फ्री दे रही है, एवरीथिंग इज फ्री, सारा कुछ फ्री चल रहा है। स्पोर्ट्समैन ट्रेनिंग कैंप्स, इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप, सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इससे ज्यादा वेरी फ्यू कंट्रीज, दुनिया में इतनी कंट्रीज नहीं है जो इतनी सुविधा अपने खिलाड़ियों को दे रहे जो इंडिया देते हैं। और इसकी कंग्रेचुलेट करता हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने पर्सनली इतना इंटरेस्ट देके इस हमारे खिलाड़ियों की ऐसी पोजीशन लाई। नंबर 2, बड़ी अच्छी बात यह है सरकार की तरफ से हमारे ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे मेडल विनर्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनको ऑनर करते हैं। हमारे जमाने में कोई हाथ किसने पूछ लिया नहीं तो कोई पूछता नहीं था। आजकल हर मेडल विनर को, हर आदमी को
तो या तो प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं, नहीं तो सारे आदमी उसकी देखभाल करते हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं और उसको इज्जत अफजाई उसकी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो रणधीर सिंह का ये कहना है कि बहुत कुछ हो रहा है अब खिलाड़ियों के लिए, उनको बहुत सहूलतें मिल रही हैं और साथ ही खिलाड़ियों को प्रशासन में आते रहना चाहिए। अच्छा है। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। यात्रियों की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ सिपाही चेतन कुमार ने अपने साथ ही एएसआई टीकाराम सहित 4 लोगों को गोली मार दी। चारों की मौके पर मौत हो गई। आरोपी सिपाही चेतन को पकड़ लिया गया है। शुरुआती जांच में आरोपी चेतन को मेंटली डिस्टर्ब बताया जा रहा है। जयपुर से मुंबई आ रही एक्सप्रेस में वापी स्टेशन के बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला है। यात्रियों की सुरक्षा में तैनात आरपीएफ सिपाही ने पहले बोगी नंबर B5 में, फिर पैंट्री और फिर S6 में कुल 12 राउंड फायरिंग कर 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अपने सीनियर एएसआई टीकाराम मीना उन पर फायरिंग की और उसके बाद 3 अलग अलग बोगियों के 3 और पैसेंजर जो थे उन पे फायरिंग की। ये चारों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है। उसके बाद ये ट्रेन मीरा रोड तक जब आई तब किसी पैसेंजर ने चेन पुल की सेफ्टी के लिए और गाड़ी रुक गई। तब ये चेतन सिंह इसने भागने की कोशिश की, लेकिन जीआरपी के और आरपीएफ के जो पुलिसकर्मी वहाँ तैनात थे उन्होंने बड़ी धैर्यता से उसे पकड़ा। ये जो आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे हैं ये वही मुंबई जयपुर रेलवे ट्रेन है और ये जो B5 बोगी है वो यहीं पर मौजूद है। यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो जहाँ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मौजूद थी, तो वहीं अब जांच के लिए जो अधिकारी हैं वो इस ट्रेन को आगे ले जा रहे हैं। रेलवे सूत्रों के मुताबिक आरोपी कांस्टेबल चेतन 12 साल से अधिक समय से सेवा में है। अनुकंपा के आधार पर 2009 में भर्ती हुआ था और वर्तमान में लोअर परेल वर्कशॉप में कार्यरत था। वारदात के समय चेतन के साथ 3 और आरपीएफ के जवान थे। कांस्टेबल चेतन सिंह जो कि लोअर परेल वर्कशॉप में पोस्टेड हैं, जिनकी इसमें स्पॉटिंग की ड्यूटी थी, उन्होंने ये फायरिंग की है। उस ट्रेन में टोटल उनके स्पॉटिंग पार्टी में 4 लोग थे। उन्होंने ट्रेन में बोर्डिंग की थी, सूरत से बोर्ड किया था ट्रेन को। मरने वालों में आरपीएफ के एएसआई टीकाराम राजस्थान में सवाई माधोपुर के रहने वाले थे और साल 2025 में रिटायर होने वाले थे। सुबह हमारे पास 5 बजे फोन आया था कि कुछ ऐसे करके हो गया, आपके पास कोई खबर नहीं, कि अभी तक कोई खबर नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमने फेसबुक चलाई तो हमको फेसबुक पे पता चला भाई ऐसे ऐसी दुर्घटना हो गई। नौकरी करते हुए लगभग उनको 2-3 साल ही रिटायरमेंट में करते हैं लगभग। अच्छा। एएसआई 2025 में रिटायरमेंट। 2025 में रिटायरमेंट है सर। चेतन ने टीकाराम के साथ रेल में यात्रा कर रहे 3 और यात्रियों पर गोली चलाई थी। तीनों की ही मौके पर मौत हो गई। उनमें से एक 50 साल के कादर भानपुरा वाला नाला सुपारा के रहने वाले थे और 2 महीने बाद ही अपने बेटों के पास दुबई जाने वाले थे। अभी थोड़े दिन पहले ही मिले थे, उनको दुबई भी जाना था, वो दुबई का कैंसिल करके और यहाँ आ चले गए। देखिए अभी क्या हो रहा है। हमारा अशरा था मुहर्रम का। मुहर्रम 10 दिन हम लोग मातम करते हैं, हुसैन का गम मनाते हैं, तो उसके लिए वो उनके गाँव में गए थे। वारदात की खबर मिलते ही मुंबई जीआरपी कमिश्नर रविंद्र शिसवे ने खुद बोरीवली जीआरपी में आरोपी चेतन से घंटों पूछताछ की, लेकिन एक सिपाही ने बोगी में खूनी वारदात को अंजाम क्यों दिया, इस पर जांच अभी बाकी है कहकर बोलने से बचते रहे। इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं, सबकी छानबीन की जाएगी। इट इज टू अर्ली टू कम टू और जंप टू सम कंक्लूजन। किसी भी मामले में कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए आपको भी मालूम है कि हर चीज को बहुत गहराई में जाके उसकी छानबीन करनी होगी और पुलिस इसके गहराई में जाके छानबीन करेगी। शुरुआती जांच में पुलिस ने आरोपी सिपाही चेतन को मेंटली डिस्टर्ब बताया है। रेल में हुई वारदात के वायरल फोटो और वीडियो से भी साफ है कि इस तरह की वारदात को कोई मानसिक बीमार शख्स ही अंजाम दे सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर आरपीएफ कांस्टेबल चेतन मेंटली रूप से डिस्टर्ब किस्म का आदमी था तो उसे भरी बंदूक के साथ यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्यों दी गई। राजस्थान से हर्षा कुमारी के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट NDTV इंडिया के लिए।
और इस खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।